अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं रेहान नसीर और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल हकीकत जानो। दोस्तों, इरफान खान बॉलीवुड इंडस्ट्री के एक मुनफरिद और बाकमाल अदाकार थे जिनकी एक्टिंग स्किल्स ने करोड़ों लोगों को उनका मद्दाह बना दिया। इरफान खान अपने बॉलीवुड करियर के अरूज पर थे कि जब उनको एक जानलेवा बीमारी एंडोक्राइन कैंसर ने आ लिया और देखते ही देखते फन्ने अदाकारी से भरा ये अदाकार 29 अप्रैल 2020 को अपने करोड़ों मद्दाहों को सोगवार छोड़कर इस दुनिया से रुखसत हो गया। पिछले दिनों एक हिंदुस्तानी अखबार में एक सहाफ़ी का कॉलम छपा जिसमें उस सहाफ़ी ने इरफान खान की बीमारी जाहिर होने के बाद की अपने रिश्तेदारों और दोस्तों से की गई बातों और अपने ट्विटर अकाउंट से शेयर की गई कुछ बातों को एक कॉलम की शक्ल देकर बयान कर दिया था, जो किसी न किसी मौके पर इरफान खान के बोले गए लफ्ज़ थे जो उस सहाफ़ी ने इकट्ठे करके इरफान खान की आखिरी बातों का एक मजमूआ बना डाला, जिसको पढ़कर कोई भी शख्स अपने आंसू नहीं रोक सकता। इरफान खान पर लिखे गए इस कॉलम में क्या लिखा था आप भी सुनिए, लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल हकीकत जानो को सब्सक्राइब नहीं किया तो बराह करम सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और साथ ही साथ बेल के निशान को भी दबा दें ताकि ऐसी ही हकीकत से भरी वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। दोस्तों, अदाकार इरफान खान कहते हैं कि कभी ऐसा भी होता है कि तुम्हारी आंख उस झटके से खुलती है जो जिंदगी तुम्हें जगाने के लिए देती है। तुम हड़बड़ा के उठ जाते हो। पिछले 15 दिनों से मेरी जिंदगी एक सस्पेंस वाली कहानी बनी हुई है। मुझे अंदाजा नहीं था कि अनोखी कहानियों का पीछा करते करते मैं खुद एक अनोखी बीमारी के पंजों में फंस जाऊंगा। अभी थोड़े दिनों पहले ही मुझे अपने न्यूरो एंडोक्राइन कैंसर के बारे में पता चला। मुझे ये भी मालूम हुआ है कि ये एक ऐसी बीमारी है जिसके मरीज पूरी दुनिया में बहुत ही कम हैं। मरीज नहीं है तो इस पर तहकीक भी वैसे नहीं हुई जैसे होना चाहिए थी। नतीजा क्या होगा? डॉक्टर्स के पास दूसरी बीमारियों की निस्बत इसके बारे में मालूमात भी कम है। इलाज कामयाब होगा या नहीं ये भी सब हवा में है और मैं बस दवाओं और तजर्बों के खेल का एक हिस्सा हूँ। ये मेरा खेल नहीं था भाई। मैं तो एक फुल स्पीड वाली बुलेट ट्रेन में सवार था। मेरे तो ख्वाब थे, कुछ काम थे जो करने थे, कुछ ख्वाहिशें थीं और कुछ टारगेट थे, कुछ तमन्नाएं थीं, कुछ आरज़ुएं थीं और मैं बिल्कुल उनके दरमियान लटका हुआ था। अब क्या होता है कि कोई मेरे पीछे से आकर मेरे कंधे को थपथपाता है। मैं जो मुड़कर देखता हूं तो ये टिकट चेकर है। तुम्हारा स्टॉप आने वाला है बाबू, चलो अब नीचे उतरो। मैं एकदम परेशान हो जाता हूं। नहीं नहीं भाई मियाँ, मेरी मंजिल तो अभी दूर है यार। और फिर टिकट चेकर मुझे समझाने वाले अंदाज में कहता है कि ना, यही है स्टॉप, तो बस यही है। हो जाता है कभी कभी, ऐसा भी हो जाता है। इस अचानकपन में फंसकर मुझे समझ आ गई कि हम सब इस तरह समंदर की बेरहम लहरों के ऊपर तैरते एक छोटे से लकड़ी के टुकड़े की तरह हैं और बेयकीनी की हर बड़ी लहर के आगे हम तो बस अपने छोटे से वजूद को संभालने में लगे रहते हैं, ना इससे कम और ना ही इससे ज्यादा। हरा समंदर गोपी चंदर बोल मेरी मछली, कितना पानी इतना पानी, तो बस पानी और बेरहम पानी। वक्त की मौजों के थपेड़ों में तैरती नामालूम हस्ती और पानी। इस मुसीबत में फंसने के बाद जब एक दिन मैं डरा सहमा हुआ अस्पताल जा रहा था तो मैंने अपने बेटे से एवं बड़बड़ाते हुए कहा कि मुझे इस वक्त अपने आप से कुछ नहीं चाहिए। हाँ, बस इतना जरूर है यार कि मैं इस अजाब से उस तरह ना गुजरूं जैसे इस वक्त गुजर रहा हूँ। मुझे अपना सुकून, अपना इत्मीनान वापस चाहिए। ये जो डर, खौफ और परेशानियां मेरे कंधों पर चढ़ी हुई हैं, मैं इन्हें उठाकर फेंक देना चाहता हूँ। मैं ऐसी काबिले रहम किस्म की हवन्नक हालत में अब मजीद नहीं रहना चाहता। इस बीमारी का शिकार होने के बाद मेरी वाहिद ख्वाहिश यही थी और फिर अपनी तकलीफ की तरफ मेरा ध्यान चला गया। मतलब इतने अरसे से बस अपनी तकलीफ झेल रहा था।
बर्दाश्त कर रहा था और दर्द की शिद्दत का एहसास कर रहा था, लेकिन इस पूरी मुद्दत में कोई भी चीज़ इसे ख़त्म नहीं कर पा रही थी। कोई हमदर्दी, प्यार भरे बोल, कोई हिम्मत बढ़ाने वाली बात, कुछ भी नहीं। उस वक्त पता है कैसा लगता था, जैसे पूरी कायनात सिर्फ एक चीज़ का रूप धार चुकी है, और वो है दर्द, खौफनाक दर्द। वो दर्द जो हर चीज़ से बड़ा है। हर चीज़ से मायूस होकर थका हारा बेहाल जब मैं अस्पताल के अंदर दाखिल हो रहा था, तो सामने की तरफ मेरी नज़र पड़ी और उधर लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड था। वो लॉर्ड्स जिसे देखना मेरे बचपन की सबसे बड़ी हसरत थी। और अब इस तकलीफ के दौरान वहाँ लगा विवियन रिचर्ड्स का हंसते हुए एक बड़ा सा पोस्टर भी मुझे अपनी तरफ खींच नहीं सका। दुनिया तो जैसे अब मेरे लिए ख़त्म हो रही थी। खैर, इस अस्पताल में एक कोमा वार्ड भी था, और वो सारे मरीज जो लंबे अरसे के लिए होश और बेहोशी बल्कि ज़िंदगी और मौत के दरमियान लटके होते थे, वो उधर रखे जाते थे, बिल्कुल मेरे वार्ड के ऊपर वाले कमरे में। एक दिन मैं अपने कमरे की बालकनी में खड़ा था तो जैसे एक झमाका हुआ और सोचा कि गेम ऑफ लाइफ और गेम ऑफ डेथ के बीच में क्या है? एक सड़क। क्रिकेट को गेम ऑफ लाइफ भी कहते हैं। एक तरफ अस्पताल है और उसके बिल्कुल सामने दूसरी तरफ क्रिकेट स्टेडियम, और दोनों में खेले जाने वाले खेल की एक चीज कॉमन है, और वो है बेयकीनी। ना लॉर्ड स्टेडियम में पता है कि अगली गेंद पर क्या होगा, और ना ही अस्पताल में अगली सांस का पता है कि क्या होगा। मुकम्मल बेयकीनी। ये फीलिंग मानो जैसे मेरे अंदर ही उतर गई थी। अब मुझे कायनात की वुसअत, इसकी ताकत और इसका निज़ाम सब कुछ कहीं न कहीं समझ आना शुरू हो गया था। आखिर मेरा अस्पताल एक खेल के मैदान के सामने क्यों था, और सिर्फ मैंने ही इस बात को इतनी शिद्दत से महसूस क्यों किया? ये सब मुझे आपस में जुड़ा हुआ लगने लगा। तो समझो, बस जो चीज़ यकीनी है वो बेयकीनी है, यानी बेयकीनी के अलावा दुनिया में कुछ भी ऐसा नहीं जिसको यकीनी कहा जा सके। अब जब सभी बेयकीनी के बहाव में हैं, तो क्या मैं और मेरी बेयकीनी क्या? मुझे तो बस अपनी बाकी रह जाने वाली ताकत को संभालना है और अपने हिस्से का खेल अच्छे से खेलना है, बस। तो बस फिर उस एक लम्हे के बाद मुझे समझ आ गई और मैं जान गया कि नतीजा जो भी निकले, मुझे इस हकीकत को मानना होगा। इधर सब कुछ ऐसा ही है, चाहे मेरे पास 8 महीने बचे हैं, चाहे 2 महीने या फिर 2 साल, सब कुछ एक तूफानी लहर में है। उसके बाद तमाम खदशे, तमाम डर, तमाम खौफ, तमाम परेशानियां धुंधली होती गईं और मेरा दिमाग उन सब से खाली हो गया। सारी उम्र में पहली बार मुझे तब अंदाजा हुआ कि आज़ादी का मतलब वाकई में क्या है। ऐसा लगता था जैसे मुझे कोई बड़ी कामयाबी मिली है, जैसे जिंदगी का जादू भरा जायका पहली बार चखने को मिला है, और ये सब मेरे जिस्म की एक एक पोर में उतर चुका था। इस पूरी बीमारी के दौरान लोग मेरे लिए दुआएं करते रहे हैं, लोग जिन्हें मैं जानता हूं और वो लोग जिन्हें मैं नहीं भी जानता। वो सब मुख्तलिफ जगहों पे मुख्तलिफ टाइम जोन्स में रहते हुए मेरे लिए दुआएं करते रहे हैं, और मुझे लगा कि उनकी सब दुआएं मिलकर एक हो गईं। एक बड़ी सी ताकत, जैसे एक लहर की और एक बड़ी सी मौज की होती है, वो बस रीढ़ की हड्डी से मेरे अंदर उतर गई और मेरी खोपड़ी के अंदर उसने अपनी जड़ें बना ली। अब वो उधर उगती रहती हैं, कभी छोटा सा उम्मीद का पौधा, कभी एक पत्ता और कभी एक नरम सा तना। मैं उसे देखता हूँ और खुश होता रहता हूँ। इतनी सारी दुआओं के नतीजे में उस पर जो भी फूल खिलता है, जो भी नई टहनी निकलती है, जो भी पत्ता निकलता है, वो मुझे सिर्फ खुशगवार सी हैरत और खुशियां देता है। तो वो जो लकड़ी का नन्हा सा टुकड़ा है ना, उसे क्या जरूरत कि वो पानी के बहाव का रुख बदलने की कोशिश करे। उसे ये बात समझ लेनी चाहिए कि हम सब कुदरत की गोद में बैठे हैं जो हमें हल्के फुल्के झूले दे रही है, ना इससे ज्यादा और ना ही इससे कुछ कम। दैट्स इट। अदाकार इरफान खान।
امید کرتا ہوں دوستو آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک، شیئر اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کر دیجئے گا، اور جاتے جاتے چینل کو سبسکرائب کر کے ہماری حوصلہ افزائی بھی کر دیجئے۔ اپنا اور اپنے گھر والوں کا بہت سا خیال رکھیے گا۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔